पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या बेसिक अकाउंटिंग। ये सेकेंड लेक्चर आज होगा एंड हमें यहाँ पर ये सीखना है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग लैंग्वेजेस क्या है। लास्ट क्लास जो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एसेट्स, अबाउट द व्हाट एसेट्स, वेयर वी हैव स्टडीड अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स। जैसे एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एसेट्स आर ऑफ व्हाट टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड एसेट्स एंड द सेकंड वन इज करंट एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स की जो बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट के भी कितने कैटेगरी हैं, 2 कैटेगरी है। ऐसे 4 होते हैं मेनली, जो आप कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ होगा, टेक्निकल चीज होता है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट फिक्स्ड एसेट के मेनली कितने कैटेगरी हो गए आपके, 2 हो गए। एक हो गया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा क्या हो गया आपका इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब क्या हुआ, टेंजिबल मीन्स जो एसेट्स जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, which can be seen, touched, which are movable or immovable is called tangible fixed assets. And fixed assets is what? The assets which are used for more than one accounting year. The assets which are used for more than one accounting year. More than one accounting year is called fixed asset. इसको long term purpose के लिए यूज करते हैं। तो tangible fixed asset का एग्जाम्पल क्या बताया था आपने, लैंड एंड बिल्डिंग, plant and machinery, furniture and fixtures, car, mobile, computer, etc. These all are the tangible. These all are what? Tangible fixed assets. अब से एक फिक्स्ड एसेट और था जिसका नाम है intangible fixed asset। क्या नाम था बेटा, बोलो बोलो। intangible, intangible मतलब अदृश्य, which cannot be seen, which are not physically exist, but its value exist, जिसकी वैल्यू हो सकती है। जैसे एयर कह सकते हैं, लेकिन एयर को ना वेट कर सकते हैं। अच्छा एआई बोलिए, सॉरी एआई का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो क्या ये टेंजिबल या इनटेंजिबल है? लोगो, फ्रेंचाइजी, ब्रांड, गुडविल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने टेंजिबल समझ लिया, इनटेंजिबल समझ लिया, पेटेंट समझ लिया, ये सब समझ गए ना। अब हमें एक और एसेट्स को देखना है जो है क्या बेटा, लेक्चर नंबर current assets. Current assets are those assets which are not fixed assets. Current assets are those assets which can be convertible into cash within one accounting year, which are changed on day to day of business operation is called current assets. जैसे वैसा एसेट जिसको हम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में यूज करते हैं, जो हमारा है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, बट वो हमारा है, तो हमारे लिए करंट एसेट्स है। जैसे लैंड की जो बात करते हैं, लैंड हमारा एसेट्स है, वो डेली बढ़ता घटता नहीं है, तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि कैश इन हैंड, बिजनेस में जो कैश, गल्ला में जो कैश है, क्या वो डेली चेंज होता है ना? डेली क्या होता है, चेंज। आज पैसा आया, बढ़ गया, पैसा हम दिए, घट गया, वो पैसा हमारा चेंज हो रहा है, वो कैश है, तो वो मेरे लिए क्या है, करेंट एसेट्स। क्या बेटा, करेंट एसेट। कैश इज एसेट्स। हमने एसेट्स के बारे में बताया था ना, एसेट्स में बहुत सारे नाम लिखे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स से पहले हमने एक टॉपिक लिखा था एसेट्स, और एसेट्स का मीनिंग लिखा था कि जो कैश में कन्वर्टेबल हो, जिसको लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, उसको हम एसेट्स कहते हैं। जिसमें हमने लैंड एंड बिल्डिंग भी लिखा था, मशीनरी प्लांट भी लिखा था, फर्नीचर भी लिखा था, स्टॉक भी लिखा था, डेटर भी लिखा था और कैश भी लिखा था, याद होगा आपको। बट एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, हमने बताया ना कि एसेट्स कितने प्रकार के, 2। कुछ एसेट जो फिक्स्ड हो गए और कुछ एसेट जो करेंट हो गए। कुछ एसेट जो फिक्स्ड, जिसको नॉन करेंट कहते हैं, कुछ एसेट जो नॉन करेंट है, कुछ एसेट जो करेंट है। दोनों एसेट्स है, बट कुछ ऐसे जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज होता है, डे टू डे वो घटता बढ़ता नहीं है, तो वो क्या आपका नॉन करेंट या फिक्स्ड है। बट कुछ एसेट ऐसा है जो डे टू डे चेंज होता है, जो डायरेक्ट बिजनेस ऑपरेशन में वो इन्वॉल्व होता है, बट वो हमारा है, तो वो क्या है, करेंट एसेट्स। जैसे मैं बताता हूँ, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, हमारा कोई डेटर हो गया, डेटर याद है ना,
से सॉल्व कर लेना है, याद रखिएगा, कल नहीं दिया था मुझे। तो डेटर हो गया। इन्वेंट्री समझते हैं, इन्वेंट्री कल हमने बताया था स्टॉक वगैरह सा, दीज आर द करेंट एसेट्स। लिखे थे इसके बारे में सर? Those assets which are convertible into cash within one accounting year. Current assets are the assets which are directly related with the business. Example: cash in hand, cash at bank, स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, prepaid expenses, income accrued, etc. लिखिए बेटा। चले आगे, हो गया सबका? डन का? ओके, अब समझिए ध्यान से एक चीज, ध्यान से देखिएगा। Those assets which are convertible into cash, those assets which are convertible into cash within one accounting year। सर ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है समझा दो। देखो इंडिया में ना अकाउंटिंग ईयर दो प्रकार के होते हैं। एक जो लॉ को फॉलो करता है, इनकम टैक्स लॉ को फॉलो करता है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है या इनकम टैक्स देना होता है, तो वो अपना अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर रखते हैं। कौन सा ईयर रखते हैं? फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो छोटे छोटे स्मॉल वेंडर, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स इनकम टैक्स देने की नहीं है, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, वो जनरली अकाउंटिंग ईयर अपना कैलेंडर, जनरली मैं बोल रहा हूँ कैलेंडर ये रखते हैं। कौन सा रखते हैं? कैलेंडर। उनके लिए कंपल्सन नहीं है कि यू हैव टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर, बट जो कोई कंपनी है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टैक्स देने हैं, उनके लिए कंपल्सन है, कंपल्सरी उनको फॉलो करना है कौन सा अकाउंटिंग ईयर? फाइनेंशियल ईयर।
तो अकाउंटिंग ईयर में दो प्रकार का ईयर हो गया। कितने प्रकार का बेटा? एक हो गया आपका कैलेंडर ईयर। कौन सा ईयर हो गया? कैलेंडर ईयर। और एक हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है कि यहाँ पर सिर्फ एक साल कवर होता है, ओनली 1 ईयर कवर है। जैसे जो शुरू होता है कहाँ से बेटा? जनवरी टू दिसंबर। जनवरी, जैसे हमारे घर में जो कैलेंडर होता है ना, वो सब कैलेंडर ईयर जनवरी से। हम लोग नया साल कब मनाते हैं? 1 जनवरी को ना। और जब 31 दिसंबर को लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, चलो अब इस साल खत्म हो गया है। लेकिन जब बिजनेस एंटिटी होता है, बैंक वगैरह होता है ना, उनका क्लोजिंग होता है 31 मार्च। क्या होता है बेटा? और उनका ओपनिंग, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर का नया साल, बिजनेसमैन का नया साल क्या होता है? 1 अप्रैल। कौन सा ईयर होता है बेटा? 1 अप्रैल। यहाँ पर 2 ईयर कवर होता है। 2 ईयर कवर का मतलब 12 महीना से ज्यादा नहीं होता है। 12 महीने, दोनों पे 12 महीने ही होंगे। बट 2 ईयर कवर का मतलब जैसे मान लो कि अभी चल रहा है 26-27 चल रहा है ना, तो 26-27 का मतलब क्या हुआ? इसका ओपनिंग हो गया 1 अप्रैल 2026 है ना, और ये एंड अगले साल कब होगा? 31 मार्च 2027 को। 2 ईयर 26-27 कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कौन सा, जैसे मैं बोलूँ कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, यू विल कॉल्ड से 25-26 एंड हुआ है ना, तो इसका ओपनिंग डेट क्या हो गया? ओपनिंग मतलब शुरुआत का डेट क्या हुआ? 1/4/25 और एंड डेट क्या हो गया? 31/3/26। क्लियर है ना? आप जब अकाउंट्स के सवाल से बनाओगे ना, लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो फाइनेंशियल ईयर कवर्स 2 ईयर। फाइनेंशियल ईयर कवर्स 2 ईयर्स है ना। कौन कौन सा? जैसे 25-26 है, 24-25 है वगैरह। बट कैलेंडर ईयर फॉलो ओनली 1 ईयर। जैसे मान लो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो कि यहाँ 2025 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट विल काउंट? इज इट कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर? कैलेंडर। इट इज कैलेंडर ईयर। बट जब ये लिखा है, ये कौन सा ईयर हो गया? फाइनेंशियल ईयर। यहाँ भी 12 महीने ही होंगे, यहाँ भी 12 महीने होंगे, बट यहाँ जो शुरुआत हो रहा है वो अप्रैल में शुरू हो रहा है और मार्च में एंड हो रहा है। यहाँ जो शुरुआत हो रहा है वो जनवरी में शुरू हो रहा है, दिसंबर में क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया ना कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर को, कोई दिक्कत नहीं। कैलेंडर समझ गया, फाइनेंशियल भी समझ गया। अब सवाल है कि जो एक ही साल में कोई भी ऐसा एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो सके, जो कैश में क्या हो सके बेटा? कन्वर्ट हो सके इजीली, जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, जो डेली डे बाय डे वो चेंज होता है, हमारा है बट वो चेंज होता है, तो दिस विल कॉल्ड करेंट एसेट। अब सब के एग्जांपल को हम समझेंगे। पहला पॉइंट है कैश इन हैंड। ये एकदम इजी है, हमने कल समझाया था कैश इन हैंड के बारे में। कैश इन हैंड मीन्स द कैश करेंसी which are available in the business, available in the business, वो कैश इन हैंड है, कोई दिक्कत नहीं। कल हमने एग्जांपल बताया था, तो कैश इन हैंड समझ गए। सर कैश एट बैंक का मतलब क्या हुआ? जो पैसा हमारे बैंक में जमा है वो कैश एट क्या हो गया? क्या वो चेंज नहीं होता है डेली? ऑब्वियसली चेंज होता है। आप बैंक चेक जमा कर रहे, निकाल रहे, यूपीआई कर रहे वगैरह वगैरह, चेंज हो रहा है। सर उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री। सर स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है ये समझा दो जरा, तो समझो तुम। स्टॉक इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? बोलो। इन्वेंट्री। स्टॉक इज आल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री। कहीं इन्वेंट्री लिख देगा, कहीं स्टॉक लिख देगा, बोथ आर सेम। बट व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, the goods which are available for sale, which are not yet sold। जो हमारे पास सामान अभी पड़ा हुआ है बेचने के लिए, अभी बिका नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? स्टॉक। तो हमारे लिए क्या है बेटा? स्टॉक है। जैसे किराना दुकान में जो किराना का सामान रखा हुआ वो क्या है? स्टॉक। उसकी वैल्यू होगी ना, मनी वैल्यू, कितने का सामान पड़ा हुआ। कपड़े के दुकान में जो कपड़ा सब है वो क्या है? स्टॉक। एसेट्स नहीं, मतलब फिक्स्ड एसेट नहीं है, वो स्टॉक कहलाएगा। सब कुछ क्या कहलाएगा? स्टॉक। लैपटॉप के शोरूम पे लैपटॉप है, क्या है? स्टॉक। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से क्या है? स्टॉक। जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो खरीदने से और बेचने से स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ जाता है।
तो स्टॉक जो होता है ना एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज आज का स्टॉक और कल का स्टॉक का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। सर कैसे सर? अरे भाई सिंपल है, आज किराना दुकान शाम को बंद हो गया, आज शाम को किराना दुकान बंद हुआ तो उसके बिजनेस में स्टॉक जो था वो मान लो 12 लाख रुपए का था। कल खुलता है, कल दिन भर वहां पर सामान खरीद बिक्री हुआ ना, फिर कल शाम को जब बंद होगा, क्या सब कुछ सेम क्वांटिटी सेम वैल्यू का होगा? प्रैक्टिकली सोचो, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, अकाउंट्स कोई टेक्निकल नहीं है, एकदम इजी है, बच्चा वाला चीज है। इससे आसान तो मैगी बनाना है जितना आसान अकाउंट्स। तो कि कल अगर आप नेक्स्ट डे जब शाम को कैलकुलेट करेंगे कि सामान का वैल्यू कितना, क्या सेम होगा? बोलो हाँ या ना? नहीं सर, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सर? सबको फिर तौलने जाएंगे। देखिए बेटा, आजकल ना क्या होता है ना, यही होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज बिजनेस का कहानी। ऑर्गेनाइज बिजनेस में क्या होता है ना, सारा इन्वेंट्री ना सिस्टम पे रहता है। कहाँ रहता है बेटा? अब मान लो कि 10 किलो चावल दिए, सिस्टम पे एंट्री करो ना 10 kg चावल, सिंपल, वो तौल के दे दिए, ठीक है। जितना इन्वेंट्री मान लो कि 200 किलो चावल है, उसमें 10 किलो निकल गया, बोलो हाँ है ना? तुम सारा स्टॉक हमसे कहा, तुम तौलने नहीं जा रहे, काउंट करने जा कि ये ऐसा करें तो बस हो गया। तो देखो स्टाफ दिन भर लगा रहेगा स्टॉक काउंट करने, बोलो हाँ है ना? आपको सब सिस्टम पे करने हैं, ऑन द पेपर, ऑन द रिकॉर्ड, कितना गया इतना आया, तो ये इन्वेंट्री बच गया। आप कभी जाओगे जैसे हल्दीराम छोड़ो, फार्मेसी शॉप है ना, फार्मेसी, तो आप देखिएगा कि जो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक फार्मेसी है, सुधीर फार्मा है, चाहे अपोलो का है, जो आपको अगर 2 रुपये का विक्स टॉफी भी देगा ना, तो वो उसका क्या करता है, एंट्री करता है। एंट्री करता है वो इन्वेंट्री ही मेंटेन कर रहा है। क्या मेंटेन कर रहा है? इन्वेंट्री। आपको बिल दे दिया, देखो सिस्टम जो होता है एक ही काम को 10 जगह वो कर देता है, बोलो हाँ है ना? हमने एक जगह किया, 10 जगह अपना जहाँ जहाँ उसको जाना वो कर दिया, बोलो। अब आपको एक मान लो विक्स की गोली दे दिया, आपको कुछ और दे दिया, आपको कुछ भी दे रहा है, उसको जब बिल दे रहा है ना, तो सिस्टम उसको वहाँ पर लिखता है कि सेल हो गया है, इतना सामान आउट हो गया है। क्या हो गया है? आउट मतलब सेल कर दिए, इन मतलब परचेज कर लिए, समझ में आ रहा है? आउट मतलब चला गया तो सेल कर दिए, इन मतलब क्या हुआ? परचेज किए। तो आउट कर दिए तो वहाँ लिख देगा आउट में हो गया, ये सिस्टम पढ़ रहा है, वो उसको सिस्टम एआई पढ़ रहा है। आपको सब बस वो आपकी एंट्री करना है कि ये सेल हो रहा है, ठीक है ना? आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग कौन लगा रहा है? कंप्यूटर। कौन दिमाग लगा रहा है? अब वो इन्वेंट्री में जाके वो बैठ गया, चलो ये विक्स वाला है, विक्स वाले में चला गया 2 माइनस। इन्वेंट्री कहाँ मेंटेन हो रहा है? सिस्टम में। अब 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट या हेड अकाउंटेंट या बिजनेस का मालिक आता, बताओ रे क्या इन्वेंट्री है? सबको गिन कर बताने जाइएगा? नहीं सर, रुक जाइए, सिस्टम खोलते हैं, बताते हैं आपको, वहीं से आपको पता चलता है। दिस इज कॉल्ड द स्टॉक इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जहाँ एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जो है, कल होके वही इन्वेंट्री रहेगा, ऐसा नहीं है, चेंज होता है। इन्वेंट्री समझ गए? लिखो गुड्स अलग करके इन्वेंट्री का लिखना, अवेलेबल फॉर या हेल्ड फॉर सेल, और goods which are not yet sold. चलिए आगे, हो गया सबका। तो इन्वेंट्री क्या है? हमारा एसेट्स है ना? क्या है बेटा? कौन से एसेट्स है? करेंट या फिक्स्ड है? सब ध्यान रखिएगा, आगे ये सब का बहुत यूज होने वाला है, एकदम घबराना नहीं है। कल घर पे पढ़ाई किए हैं ना? बोलो ना हाँ कि ना? कोई नहीं बोल रहा है। 1 घंटा पढ़े हैं, क्या है? हाँ, उसके बाद ठीक, हम जो भी पढ़ाए थे सब आप कुछ नहीं।
तो आप लोग टाइम कहाँ निकालते हैं, तो कैसे वेब सीरीज सब देख रहे हैं क्या, मोबाइल चला रहे हैं, कि सोते हैं? सोते तो नहीं होंगे, रात होता है सोने के लिए, दिन भर आप कुछ करते हो, टीवी खोल देते हैं। चलिए अब यहाँ पर आ जाओ फिर से, कैश इन हैंड समझ गए, बोलो हाँ। कैश एट बैंक समझ गए, बोलो हाँ। तो बोलना है, हाँ बोला आदत रखना है, एकदम सारा बैच रखता है, बोलो हाँ। ठीक है, अब समझो डेटर, क्या समझे हुए हो? हाँ, डेटर समझाए थे ना। डेटर मीन्स द पर्सन, चलो एक्सप्लेन करो जी, तो भी बताओ। Debtor is the person who takes Who's- goods or buy what you sell, हाँ purchases goods or debt. हाँ, तो गड़बड़ा आ गया, तो सब दूसरे में नहीं। चलो आप बताओ बेटा, who is the debtor? Very good, देखो ये बच्ची सही जवाब दी है। The person who buy goods or credit. What is the meaning of credit? यहाँ क्रेडिट का मतलब क्या होगा? उधार। तुम डेबिट क्या बोला? So debt कर्ज ना same. ना ना ना, गलत बात। डेट कर्ज, कर्ज नहीं, अलग बात। The person who buy goods on credit, हाँ डेट नहीं बोलते, डेट बोलते, प्लीज। एंड चलो डेटर समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर का ही एक और नाम होता है, डेटर का ही एक और नाम होता है। डेटर क्रिएट होता है ट्रेड के कंसर्न में। किस कंसर्न में? ट्रेड के कंसर्न में। और डेटर वो पर्सन होता है जिससे पैसा मुझे रिसीव करना होता है। क्या करना होता है? रिसीव करना होता है, इसलिए हम उसका एक और नाम डाल देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर आएगा, लेकिन ट्रेड कहीं यूज होता है, कहीं यूज नहीं होता है, तो डेटर इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? बोलो, डेटर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब रिसीव करना है, इसका मतलब क्या हुआ? रिसीव करना है। और ट्रेड मतलब व्यापार में हम सामान बेचने का काम करते हैं, तो बेचना मेरा व्यापार है, ट्रेड है ना। तो ट्रेड में हम जिसको सामान बेचे, उधार में बेचे, तो उससे पैसा क्या करेंगे? हम रिसीव करेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल हो गया। एंड ट्रेड से कोई पर्सन है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? डेटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जानते ना। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं, द पर्सन फ्रॉम होम द मनी इज रिसीवेबल। द पर्सन फ्रॉम होम, लिसन केयरफुली, द पर्सन फ्रॉम whom the money is receivable is called debtor। नहीं समझे? फिर से सुनिए, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। The person from whom money is receivable, क्या डेटर होगा? The person from whom, the person जिससे मुझे पैसा लेना है। अरे तो लेना है ना, क्यों लेना है? क्योंकि क्रेडिट में बेचे होंगे, जब क्रेडिट में बेचे होंगे तो पैसा लेना है, तो वही हमारा क्या है? डेटर। एक ही तरीके को ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। डेटर का मतलब समझना है कि जिससे मुझे पैसा लेना है। जब दे दिया तो डेटर नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल, तो ये मीनिंग सब लिखे हुए डेटर का, नहीं लिखे हुए हैं? एक बार और लिख लीजिए लाइन से। द पर्सन फ्रॉम whom money is receivable or person who buys goods on credit। क्रेडिट का मतलब उधार। लिख लिए बेटा? डेटर हो गया? नहीं हुआ?
चलिए आगे चलते हैं। अब देखो डेटर के बाद क्या है, डेटर के बाद है बिल्स रिसीवेबल। थोड़ा सा इतना सा टेक्निकल है, सर इतना ही सा है ना, हाँ इतना ही था। चलो हम समझा देते हैं क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी आर, बी आर बैंक की भाषा में बी आर का मतलब बैंक रिसीट होता है। हम अभी अकाउंटिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हर जगह बी आर का मतलब सेम हो जाए ऐसा नहीं, जैसे हर जगह डी आर का मतलब सेम हो जाए वैसा भी। अब मेडिकल भाषा में डी आर का मतलब डॉक्टर होता है, अब अकाउंट्स की भाषा में डी आर का मतलब डेबिट होता है, डेटर नहीं डेबिट होता है। उसी प्रकार बैंक की भाषा में बी आर का मतलब बैंक रिसीट्स होता है। क्या होता है? बैंक रिसीट्स होता है। लेकिन जब हम अकाउंट की भाषा में बी आर समझे, इसको बैंक रिसीट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? बिल्स रिसीट। ये भी समझना पड़ेगा। बी आर इज नॉट ऑलवेज द बैंक रिसीट्स, बी आर इज नॉट ऑलवेज द बिल्स रिसीवेबल, वेयर वी आर यूजिंग द वर्ड बी आर, है ना। अब सर बिल्स रिसीवेबल होता क्या, ये समझा दो मुझे। बी आर का फुल फॉर्म तो समझ गए कि बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे, बट इसका होता क्या, समझिए ध्यान से। जैसे मान लो कि यहाँ पर दो पार्टी, कोई भी बिजनेस या अकाउंटिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस होता है, कम से कम कितने पार्टी होने चाहिए? दो। ये मान लो कि सेलर है, ये क्या बेटा? सेलर है। ये क्या किया ना, इसको गुड्स बेचा, तो ये हो गया कौन? बायर। और इसको गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट फॉर ₹10,000। Seller sold goods on credit to the buyer. अक्षय मुझे ये बताओ, who is the debtor here? मान लो यहाँ नाम लिख देते हैं, ये लिख देते हैं अक्षत, और यहाँ लिख देते हैं रवि। Who is the debtor here? Who is the debtor here? Buyer. Name नाम बताओ, कौन debtor है? रवि is the debtor, कोई दिक्कत नहीं। एंड अक्षत विल बी कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, कहाँ जाएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब टॉपिक ये कि उन्होंने क्रेडिट में सोल्ड किया है, अक्षत ने सेल किया क्रेडिट में। अब अक्षत के लिए, अक्षत अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब अकाउंटिंग करेगा तो वो अपना एक एसेट बना लेगा जिसका नाम है रवि। क्या नाम है? रवि। रवि इज माई व्हाट? डेटर। कितना रवि क्या बाकी है मेरा? 10,000 रुपया। एसेट समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत होगा पूछिएगा, बिकॉज आप नए हैं, पूछना आप जरूरी है। डाउट होगा पूछिएगा, समझिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, बिकॉज आप अकाउंट्स के ABCD को पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप नए हैं, आप 10th के बाद सब कुछ नया देखते हैं, हर चीज़ आपको नया देखने को मिलता है। चलिए, तो यहाँ पर रवि इज द डेटर एंड रवि इज द डेटर एंड डेटर इज द एसेट फॉर अक्षत। कोई दिक्कत। अब सर सवाल ये है कि यहाँ पर क्या हुआ ना, अक्षत जो है इसको ना एक बिल ड्रॉ करता है। बिल क्या करता है? ड्रॉ करता है। सर बिल ड्रॉ क्या होता है? देखिए ध्यान से, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर एक रेवेन्यू स्टाम्प लगता है। क्या लगता है यहाँ पर? रेवेन्यू स्टाम्प। यहाँ रेवेन्यू स्टाम्प समझते हैं ना? रेवेन्यू स्टाम्प समझते हैं ना? स्टाम्प पेपर समझते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अब लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे कोई रजिस्ट्री करना पड़ता है, या मान लो कोई भी ये कागज़ पे अगर हम लिख दिए, मैं कोई प्रॉमिस करता हूँ कि आई प्रॉमिस टू पे 500 टू द वैभव, और यहाँ साइन कर दे, तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेवेन्यू गवर्नमेंट का स्टाम्प नहीं लगा। वो बात नहीं करो, जब गवर्नमेंट का स्टाम्प लगा दिए, रेवेन्यू स्टाम्प जिसको बोलते हैं, यहाँ लगा दिए, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा। फिर एक पेपर बनेगा जिससे बिजनेसमैन का नाम और बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस लिखा रहेगा, और यहाँ लिखा रहेगा आई ऑर्डर। ये अक्षर बोलेगा किसको? रवि को, कि भैया मैं ऑर्डर करता हूँ कि तुम मुझे 10 या इतने तारीख को दे दोगे। बिल लिखेगा। क्या लिखेगा? बिल लिखेगा। तो बिल ड्रॉ कौन कर रहा है? अक्षत। किसको कर रहा है? रवि को। तो यहाँ पर जो अक्षत, ये कहलाएगा ड्रॉवर। ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करता है, जिसको बिल ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं ड्रॉई। क्या बोलते हैं?
ड्रॉ, इसका एक अलग से चैप्टर ही पढ़ते हैं आप लोगों को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं। ऐसा 12th के सिलेबस में आपके नहीं है, 11 12 के सिलेबस में नहीं है, बट हम आपको पढ़ा देंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो बिल ड्रॉ किया वो मान लो कि 10,000 रुपये का कर दिया, कितने का कर दिया? तो इसका मतलब अब बिल का पैसा हमको रवि से लेना है। किससे लेना है? रवि से लेना है। तो यहाँ पर ना रवि नाम का डेटर खत्म हो जाएगा और एक बन जाएगा BR बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BR। क्योंकि देखो 10,000 अगर हम यहाँ दिखा दे और 10,000 यहाँ दिखा दे तो टोटल 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जो कि रॉन्ग है। सर रॉन्ग कैसे है? अरे भाई तुमने 10,000 का सामान बेचा था ना, तो रवि से तुमको कितने रुपए चाहिए थे? 10,000। रवि बोला कि ठीक है मेरा नाम हटा के BR बना दो, तो क्या ये पैसा रवि नहीं देगा? देखो रवि देगा, इस दोनों के बीच में एक और पार्टी आ जाएगा जो है बैंक। कौन आएगा बेटा? बैंक। रवि क्या करेगा? एक प्रॉमिस करेगा, चलो ठीक है मेरे बैंक से पैसा तुम ले लेंगे, और आप जाएंगे किसके पास? अक्षर किसके पास जाएगा? बैंक से, और बैंक से 10,000 रुपया वो बिल का पैसा ले लेगा। इसी को हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल इज व्हाट? द मनी रिसीवेबल ऑन द बिल फ्रॉम द डेटर। बिल्स रिसीवेबल के केस में हम डेटर को उतना से रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? रिड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि डेटर और BR कैसे होता है कि डेटर से BR कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? कन्वर्ट किया जाता है। तो BR भी हमारा क्या हो जाएगा? BR भी हमारा क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसेट्स। बट द टर्म डेटर एंड BR बोथ आर डिफरेंट। डेटर कोई पर्सन हो गया, डेटर क्या हो गया? पर्सन हो गया जिससे पैसा लेना। BR जो किसी पर्सन से बिल पर लिखा हुआ पैसा लेना, बिल पर जितना लिखा हुआ है उतना। मान लो सर अगर हम 5,000 का बिल ड्रॉ करते हैं तो BR कितना बनता है यहाँ पे? 10,000। अब अगर 5,000 का बिल ड्रॉ करते हैं तो BR कितना बनता है? 5,000। मुझे बताओ डेटर रहता कि खत्म हो जाता है? कुछ भी रहता। कितना रहता? 5,000। क्योंकि 5,000 तो तुम डेटर को BR में कन्वर्ट कर दिए, टोटल 10,000 ही रहता। टोटल कितना रहता? जिसमें 5,000 BR हो जाता और 5,000 डेटर रवि हो जाता। बोलो हाँ है ना? क्रिस्टल क्लियर हो है ना? आप यहाँ 10 और यहाँ 5 नहीं कर सकते, तो 15,000 हो जाएगा। समझ में आ गया? यही पैसा, यही पे आपका BR। चलो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सर एक बार फिर से समझा दें। वेरी गुड। देखिए BR का मतलब बिल्स के डेटर जो है वो एसेट्स कैसे, मतलब एसेट्स तो वो होता है ना, मतलब जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करे और फ्यूचर में भी बेनिफिट दे। यहाँ जाओ। डेटर एसेट्स मतलब वो नहीं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म यूज करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। शुरुआत में आ जाओ, डे 1 पे आ जाओ, कल के क्लास में। जब हमने एसेट्स को क्लासिफाई किया था तो एसेट्स को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक करेंट। हमने फिक्स्ड एसेट को बताया था कि द एसेट व्हिच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, बोला था। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कार वगैरह हो गया, इनटेंजिबल टेंजिबल इसमें आ गया। अब यहाँ पे हमने बोला कि 2 जैसे व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, जिससे मुझे पैसा लेना है, जिससे मेरा फाइनेंशियल राइट्स है, वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। और अगर विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाए तो कौन सा एसेट हो जाएगा? करेंट एसेट। अब चूंकि डेटर एक पर्सन है, डेटर एक इंसान है, लेकिन क्या वो पूरा इंसान ही हमारा एसेट से? तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, हम अकाउंटिंग मनी का करते हैं। वेयर इज मनी देयर इज अकाउंटिंग। समझ में आ गया? अब मेरा पैसा आपके यहाँ 5,000 का बाकी है, तो यू विल कॉल माई एसेट फॉर ₹5,000। अब तुम्हारे पास 50 लाख रुपया है, तो तुम्हारा सारा पैसा हम थोड़ी ले लेंगे। कितना लेंगे? 5। अब बोलेगा सर हमारे पास पैसे नहीं है, अब कहाँ से देंगे? कहेंगे ठीक है माफ करो, हम बैड कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं दिवालिया। क्या बोलते हैं? दिवालिया। समझते हैं? बैंकरप्ट हो जाए। But debtor means the person from whom the money is receivable, and whatever the money is receivable is my debt assets. Whatever the money is receivable is my assets. अगर हमने अक्षत ने, अब यहाँ लाइन पे आ जाइए, इस पे आ जाइए कि अक्षत ने रवि को सोल्ड किया कितने का सामान? 10,000 का सेल किया।
तो रवि को अगर अक्षत ने 10,000 का सेल किया तो रवि का वैल्यू 10,000 का है, रवि का तो कुछ भी हो सकता है, बट अक्षत के लिए रवि कितने रुपए का एसेट्स है? 10,000। अक्षत के लिए रवि जो है वो 10,000 रुपए का एसेट्स है। मतलब अक्षत हैज राइट, लैंग्वेज सुनिए ध्यान से, अक्षत हैज राइट टू रिसीव रुपीज 10,000 फ्रॉम रवि। तो रवि इज द एसेट फॉर रुपीज 10,000 टू अक्षत। सर अक्षत का एसेट्स रवि है, रवि किसी और का एसेट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? रवि 10 को से सामान खरीद लिया उधार में, हो सकता है। रवि ने अक्षत से भी खरीदा, उधर अभिनव से भी खरीदा, इधर शांभवी से खरीदा, सबसे उधार लेके बैठा हुआ है। ऐसे वो कहानी मुजफ्फरपुर हुआ ना, एक आदमी जो था ना किताब का स्टेशनरी शॉप चलाता था, मतलब स्टेशनरी शॉप था मिठनपुरा में, और वो क्या था तो अपना नाम बना लिया, बिजनेस रिलेशन बना दिया, व्यवहार बड़ा प्यारा रखा हुआ था, और ऐसे करते करते क्रेडिट पे सामान उठा के लोन ले लेके क्या कर दिया, 2 करोड़ रुपया मार्केट से उठा लिया। कितना उठा लिया मार्केट से? 2 करोड़ रुपया मार्केट से उठा लिया। अब 2 करोड़ मार्केट से जब उठाया तो वहां पर जब जो पैसा देने वाला, लोन देने वाला था ना, वो फोन लगा दो, फोन स्विच ऑफ है, वो बंदा भाग गया, मुजफ्फरपुर छोड़ दिया। तो आपका सवाल होगा सर उसका प्रॉपर्टी वगैरह सब पे लोन ले रखा था, लोन लेके वो ऑक्शन करवाया, ऑक्शन मतलब था नीलामी करवाया। क्या करवाया? जिसने नीलामी में खरीदा उसी का रिलेटिव सब था। ये तो हो गया, फिल्म बना दिया, फिल्म स्टोरी टाइप का हो गया। रवि वैसे नहीं कर रही ध्यान रखिएगा बउआ, ये फाइनेंस सीखोगे, फाइनेंस पढ़ोगे ना, तुमको यहाँ समझदारी फाइनेंस में आ जाएगी, तुमको फाइनेंस कोई बेवकूफ ना बना, तुम इसीलिए पढ़ने आए हो। कोई तुमसे अगर लोन लेने आ रहा है ना, तो पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, कितना हद तक बैकग्राउंड है, वो देने लायक है कि नहीं है, वो उसके पास सिक्योरिटी है कि नहीं है, सब। उसके बावजूद भी कभी कभी होता है क्या है कि कोई धोखा खा जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि फाइनेंस सीकर आदमी 0% धोखा खाता है, खा सकता है, लेकिन आपको आपकी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके रिस्क कम जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस के रिस्क आ जाएंगे बेटा आपके कम जाएंगे। तो प्रिया आप समझे बेटा, ये कोई दिक्कत नहीं है? और किसी को दिक्कत है फिर से ये समझा दे करता हूँ कि क्लियर है? फिर से समझा दे, गुड। आई एम अप्रिशिएटिंग योर कंसर्न्स कि आपने पूछा एंड आपने बोला कि सर, क्योंकि देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं, हम पूरा कोशिश करते हैं कि पूरा समझ में आ जाए। इसके बावजूद अगर थोड़ा भी इफ एंड बट रहेगा ना, जरूर पूछिए, क्योंकि आप सीखने आते हैं, आप क्लियर करने आते हैं हर चीज़। क्लैरिटी नहीं होगा तो फिर हमें आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। चलिए मैं कहानी फिर से समझाता हूँ। जैसे हमने क्या किया कि जैसे मान लो कि एक डेटर है, सॉरी एक सेलर है, क्या है बेटा? सेलर है, और एक क्या है बेटा? बायर। इसने कितने का सामान बेचा था? 10,000, ठीक है, ये ना बात हुआ। अब जब तक ये बायर था तो ये अपने बुक्स में एक बायर बना के रखेगा, बोलो हाँ है ना, बोलो ना हाँ है ना, इसको हम डेटर कहेंगे ना, 10,000 रुपए, यही ना कहानी बनेगा, ठीक है। ये करंट एसेट, डेटर क्या हो गया, कौन सा एसेट हो गया? अभी हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं? करंट एसेट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो बेटा? करंट एसेट पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, अभी बहुत सारी चीज पढ़ रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, समय बहुत है ना, अभी हम लोग अप्रैल में ही है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ बात ये है कि सेलर जो है इसको ना एक बिल लिख देता है। क्या लिखता है बेटा? बिल ड्रू किया, बिल लिखा, ड्रू मतलब लिखना हो गया। हर जगह ड्रू का मतलब अलग नहीं होता, ड्रो मतलब निकालना भी होता है, ड्रॉर मतलब निकालने वाला जो होता है, जो टेबल में ड्रॉर होता है ना उसको बोलते हैं। ड्रू मतलब लिखना भी होता है, ठीक है ना। तो उसने अक्षर सॉरी सेलर ने क्या किया, एक बिल लिखा, किसके नाम पे? बायर के नाम पे। और जो बिल ड्रॉ किया ये प्रॉपर क्या ना, रेवेन्यू स्टाम्प के साथ था, स्टाम्प था प्रॉपर, उस पर रुपया लिखा हुआ था, वो डेट लिखा हुआ था, ऐसे दिखाते हैं।
यहाँ दिख रहा है आपको कुछ नहीं दिख रहा है? यहाँ कुछ आ रहा है। चलो ये दिख रहा है आप लोग को, एक परफॉर्मा है। परफॉर्मा समझते हैं ना, एक तरीके का फॉर्मेट है कि ऐसा होता है। यहाँ रेवेन्यू स्टाम्प नहीं लगा हुआ है, बट स्टाम्प वगैरह सब रहता है। ये देख लो, ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। ये दिख रहा है आपको सैंपल फॉर्मेट, ठीक है? फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ये फॉर्मेट है बिल्स रिसीवेबल का, कि पैसा जिससे लेना है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, और जिसको पैसा देना उसके लिए बिल्स पेबल होता है। क्या होता है बेटा? पेबल होता है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर एक 2 लाख का अमाउंट है, यहाँ स्टैम्प लिखा होगा ना, यानी कि रेवेन्यू स्टैम्प लगाना पड़ेगा। सेक्यूर्ड आफ्टर द डेट पे मिस्टर ABC या सम 2 लाख फॉर वैल्यू रिसीव, ये पैसा देना यहाँ पर लिख दिया क्लियर करके। यहाँ ड्रॉअर है, ड्रॉअर जो यहाँ पर कौन होगा? सेलर होगा। ड्रॉअर कौन होगा? जो यहाँ पर अपना साइन करेगा। ड्रॉअर का एड्रेस रहेगा, कहाँ का वो बिलर है, कहाँ से वो लिख रहा है। फिर यहाँ पर कौन एक्सेप्ट करेगा? रवि रंजन यानी बायर्स एक्सेप्ट करेगा, तो उनका भी अपना साइन होगा, उनका एड्रेस रहेगा, ठीक है ना? यही एक बिल है। इसी के बेसिस पे आप पैसा ले सकते हैं, या बैंक से आप पैसा भजा सकते हैं। भजाना मतलब बैंक में उसको जाकर बेच दीजिएगा ना बैंक को, तो बैंक इसका पैसा देंगे। बैंक फिर क्या करेगा? जाएगा ट्रोई के पास, तुम्हारे बिहाफ में हम पैसा दिए हैं, दे। यही है बिल्स रिसीवेबल। क्या है बेटा? कोई दिक्कत नहीं, समझ के ना हटा दो इसको। अब आइए हम लोग अगले पॉइंट पे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई बता सकता है क्या होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? क्या होता है बताओ। क्या होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? कैन एनीवन टेल अस? नहीं याद है ना? ओके, वो जो बता देगा उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, आज आप लोगों को इनाम मिलेगा, बोले थे देकर जाएंगे, सॉरी देकर लेकर जाइएगा। हाँ बोलिए, क्या होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? बताइए। जो आता है बोलो, जब तक नहीं बोलोगे सीखोगे नहीं। आपको पता है कि आप लोगों को सही आता है। पैसा डाल के कहाँ डालेंगे? स्टॉक मार्केट, उसके बाद पैसा आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, और कोई बोल सकता है? पता है कल क्या फ्राइडे को क्या हुआ? फ्राइडे को नहीं, आज कौन दिन है? कल मार्केट बंद था। मंडे को ना ब्रेक स्टॉक था अडानी पावर का, ठीक है? तो 2% से बढ़ा हुआ था, मेरा प्रॉफिट था। तो उसी दिन हमको पता था कि भैया जैसे डोनाल्ड वो अमेरिका का ये नेगोशिएशन नहीं ना हुआ, तो हम बोला कि मार्केट कहीं फिर गिर जाएगा, तो अडानी पावर का शेयर हम बेच दिए। प्रॉफिट में थे, हम बेच दिए। और आज फिर मार्केट जब ओपन हुआ है, तो मार्केट आज वो अडानी पावर जो है फिर से वो क्या है, वो हाई पे ADANI अडानी पावर लिमिटेड शेयर प्राइस दिख रहा है ना? देखिए 1% बढ़ा हुआ देखा? अच्छा, क्या आ गया? घोटाला कर दिया। तो क्या भाई, देखिए 2% बढ़ गया है। हमारा पैसा भी पड़ा हुआ ऐसे ही, हम लगाने के लिए बैठे कि लगा देते, बढ़ गया। अभी पता हम यहाँ खरीदने जा रहे थे, अच्छा मोबाइल तुमने देखे थे, याद है ना? हम यहाँ खरीदने जाते थे इस रेट पे, और इस रेट में खरीदते तो हम 1 रुपया फायदा रहता है, उसमें 1 रुपया बढ़ा हुआ था, लेकिन छूट गया। ये स्टॉक मार्केट क्या है? जितना अच्छा देखने में लगता है ना, जब उसमें घुस जाएगा
तो उतना ही जी का जंजाल हो जाता है। कभी कभी जब लाल हो जाता है मार्केट, क्या हो जाता है उसको खूने खून, जिसको ब्लड बाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बाथ, खून की गोली, खून से नहा लिए। जैसे शेयर मार्केट में क्रैश करता है ना, तो लिखेगा स्टॉक मार्केट ब्लड बाथ हो गया, एकदम भयानक गिर गया। अब मार्केट बढ़ रहा है, फिर भी ठीक है, ये हमारे अपॉर्चुनिटी थे जो हमने लूज कर दिया। बट दिस इज द इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पैसा लगाए हुए हैं और यहाँ से पैसा हम निकाल लेते हैं विद इन द ईयर या म्यूचुअल फंड में लगा है, तो दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओ भैया तो ये से 28 पैसा बना दिया। चलिए, इंटरेस्ट लग रहा है आप लोग को? इंटरेस्ट आ रहा है ना? ये आप सीख रहे हैं, ये आप सीखिएगा, एंड जब आप अपना पैसा कमाइएगा तब पैसा यहीं लगा लीजिए। नहीं, घटा नहीं है, यहाँ पर शुरुआत से अडानी पावर जानते हैं ना? अब देखो, आप एआई का जमाना है, खरीदने के लिए सही है कि नहीं सही है, तो यहाँ बता देगा कि अडानी पावर की कहानी है, स्टॉक पर खरीद लेंगे इसको, आप चिंता मत करिए, अभी 2 घंटा खरीद लेंगे, जाओ मेरा फेवरेट स्टॉक। चलिए, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ गए एकदम, कोई दिक्कत नहीं कि यानी जो, हाँ सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है। यस सर, लॉन्ग टर्म कैसे? अरे जैसे मान लो कोई प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड है जिसको आप 5 साल उससे अधिक के लिए पैसा लगाते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रीपेड कल समझा दिया था, याद है राधा जी, आपको याद है ना? प्रीपेड हो गया जो पेड इन एडवांस हम पैसा करते हैं, और प्रीपेड। सर एक्रूड इनकम क्या, ये समझा दो। प्रीपेड का उल्टा, जैसे मान लो कि कहीं हम किसी को लोन दिए, किसी को क्या दिए बेटा? लोन दिए। मान लो कि हमने यहाँ पर लोन दिया, लोन टू अक्षय, 1 लाख रुपया लोन दिया। कितना लोन दिया? और 12% की इंटरेस्ट पर दिया। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 1 साल का कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? 12,000। अक्षर जो है 5 का इंटरेस्ट दे दिया है, पेड किया कितना? कितना पेड नहीं किया? यही हम अब अक्षर से साधन मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? एक्रूड है, एक्रूड तो बन गया है, मेरा इनकम जो है बन गया, अभी मिला नहीं है। दोज इनकम, those income which had been accrued, those income which had been accrued but not yet received, not yet received is called accrued income। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? accrued income कहेंगे, और accrued income हमारे लिए क्या है? current assets। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो accrued income का आंसर सब लिख लीजिएगा। चलिए, इतना ही आज के लिए रहेगा। आज बुधवार है ना?